नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK2 की तरफ से, और अभी हम तेजस MK2 में इस्तेमाल होने वाली इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें जिन इंजन का इस्तेमाल होने वाला है उसकी सप्लाई चेन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी तेजस MK1 के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है और सप्लाई चेन इशू सामने आ रहे हैं, उस वजह से अभी HAL की तरफ से तेजस MK2 के लिए भी एक सेकेंडरी इंजन ऑप्शन को रखने का फैसला किया जा रहा है। पहले तो तेजस MK2 में जनरल इलेक्ट्रिक 4N4 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था, जिनको बाद में इंडिजिनस इंजन से रिप्लेस करने का फैसला किया गया था, जिसे अभी किसी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा। लेकिन इसी बीच HAL की तरफ से इसमें एक और इंजन ऑप्शन को भी ऐड करने का फैसला किया जा रहा है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अभी GTRE को कावेरी इंजन के डेवलपमेंट में काफ़ी सफलता हासिल हो चुका है और अभी कावेरी 2.0 को डेवलप करने को लेकर GTRE की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया गया था, जो कि 90 किलोटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने वाली है। हालांकि कावेरी 2.0 जनरल इलेक्ट्रिक 4N4 सीरीज के इंजन से लगभग 8 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को कम जनरेट करने वाला है, लेकिन फिर भी GTRE का कहना है कि कावेरी इंजन का थ्रस्ट आउटपुट इंडियन क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से जो कि रिड्यूस नहीं होने वाला है, जबकि जनरल इलेक्ट्रिक 4N4 सीरीज के इंजन का थ्रस्ट आउटपुट इंडियन क्लाइमेट कंडीशन में 10% के आसपास रिड्यूस हो जाता है। तो उस वजह से कावेरी इंजन भी जनरल इलेक्ट्रिक 4N4 सीरीज के इंजन की स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस को भारत में परफॉर्म कर सकता है। तो इसी वजह से अभी HAL की तरफ से ADA के साथ मिलकर तेजस MK2 की सेकेंडरी इंजन ऑप्शन को लेकर बातचीत करना स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें पहले से ही अभी तेजस MK2 की इंजन बे और एयर इंटेक्स को डिफरेंट टाइप के इंजन को अडॉप्ट करने के लिए डिजाइन करने का फैसला किया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में अगर किसी भी पॉइंट पर जनरल इलेक्ट्रिक 4N4 सीरीज के इंजन के बदले कोई दूसरा इंजन इसमें इस्तेमाल करना पड़े या हमको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ता है, तो उनको तुरंत इसमें इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगला अपडेट उत्तम AESA रडार की तरफ से, और अभी हम उत्तम AESA रडार की Mark II वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं। इनिशियली उत्तम AESA रडार की Mark II वेरिएंट को तेजस MK2 में ही इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया जा रहा था, लेकिन अभी सेम रडार को और भी कई इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के फाइटर जेट में इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। उत्तम AESA रडार की जो Mark II वेरिएंट है उसमें गैलियम नाइट्रेट बेस्ड TR मॉडल का इस्तेमाल होने वाला है, जो कि बेहतर ट्रैकिंग कैपेबिलिटी और लो पावर कंजप्शन को प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से इनको मीडियम वेट कैटेगरी की किसी भी एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान बन जाता है। अभी जैसे कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करने में लगभग 10 साल का वक्त लगने वाला है, तो इसी वजह से अभी इंडियन नेवी की तरफ से अपनी एग्जिस्टिंग MiG-29 के फ्लीट को अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें खास करके MiG-29 फाइटर जेट्स की रडार्स और मिशन कंप्यूटर को चेंज किया जाएगा, और इसमें अभी इंडियन मिशन कंप्यूटर के साथ उत्तम AESA रडार की Mark II वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके लिए नेवी की तरफ से अपनी 40 MiG-29 के जेट्स को सिलेक्ट किया गया, जिनको अपग्रेड किया जाएगा। अब MiG-29 में उत्तम AESA रडार को इंटीग्रेट करने से हमारे MiG-29 आसानी से 200 से 250 किलोमीटर की डिस्टेंस से किसी भी फाइटर साइज के टारगेट को डिटेक्ट करने में सक्षम होने वाले हैं। साथ ही अब इसमें बिना कोई दिक्कत के अस्त्र सीरीज की मिसाइल को और किसी भी इंडियन वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसके बाद सेम रडार जो है उसको आगे चल के हम लोग ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में भी इस्तेमाल करने वाले, तो इस दौरान जब इसको MiG-29 में इंटीग्रेट करके इस्तेमाल किया जाएगा तो हमें ये पता लग जाए कि रडार सी बेस्ड टारगेट के साथ किस तरीके से परफॉर्म करता है, फिर मरीन एनवायरनमेंट में किस तरीके से परफॉर्म करता है, जिस वजह से जब इसको ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में इंटीग्रेट किया जाएगा तब तक इसको और भी रिफाइन किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के अपग्रेड के बाद हमारे जो इंडियन MiG-29 के फाइटर जेट होने वाले वो दुनिया के सबसे बेहतरीन MiG-29 बनने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन मेड एमुनिशन को लेके है। पिछले कुछ सालों में इंडियन मेड एमुनिशन का डिमांड काफ़ी बढ़ गया है, और खास करके यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से भी बड़ी मात्रा में इंडियन मेड एमुनिशन को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे भारत को यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल हो रहे हैं, ठीक वैसे ही यूक्रेन में भी इंडियन मेड एमुनिशन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, जबकि आज तक भारत की तरफ से एक भी वेपन को एमुनिशन को यूक्रेन को डायरेक्टली सप्लाई नहीं किया गया, और टेक्निकली भारत इसमें न्यूट्रल है। तो अभी एक बार फिर से यूक्रेन में इंडियन मेड 125 mm की हाई एक्सप्लोसिव टैंक एमुनिशन को देखा जा चुका है, जिसको अभी यूक्रेन की T-64 टैंक्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल ये कि अगर भारत डायरेक्टली
इन वेपन्स को और एमुनेशन को यूक्रेन को सप्लाई नहीं कर रहा है, तो जो भी देश भारत से इनको खरीद रहे हैं या वेपन्स को और एमुनेशन को इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इनको भारत से खरीदने के बाद यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं। और अभी ये जो एमुनेशन देखा गया, इसके तुरंत बाद सबसे ज्यादा डाउट चेक रिपब्लिक को किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ही महीने पहले ही चेक रिपब्लिक की तरफ से भारत से लगभग 80,120 एम की हाई एक्सप्लोसिव मोटार्स को खरीदा गया था। साथ ही 50,000 के आसपास 125 एम की हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक एमुनेशन को खरीदा गया था। और अभी सेम एमुनेशन को यूक्रेन में देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक इसको लेकर रशिया की तरफ से भारत को कोई दोस्त नहीं दिया जा रहा, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर हमको रशिया दोस्त मानता है, उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा जहां पर इंडियन मेड एमुनेशन को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। और खास करके जब रशिया का किसी दूसरे देश के साथ जंग चल रहा होगा और दूसरा देश जो होगा वो रशिया के ऊपर इंडियन मेड एमुनेशन से हमला करने लगेगा। अगला अपडेट बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। आप सभी को इसके बारे में पता होगा, जो कि दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल्स को, न्यूक्लियर मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया है। इसकी पहली फेज को तो अभी ऑपरेशनल किया जा चुका है और सेकंड फेज की मिसाइल्स को भी टेस्ट किया जा रहा है। फेज 1 की बात करें तो इसमें पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस नाम की 2 इंटरसेप्टर मिसाइल मौजूद है, जिनमें से पृथ्वी एयर डिफेंस दुश्मन की मिसाइल को लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की अल्टीट्यूड में डिस्ट्रॉय कर सकता है, जबकि एडवांस एयर डिफेंस की बात करें तो दुश्मन की मिसाइल्स को 15 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर की अल्टीट्यूड में डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद अभी जो फेज 2 मिसाइल्स को डेवलप किया जा रहा है और टेस्ट किया जा रहा है, ये दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को इंडो एटमॉस्फेरिक रीजन में और लो 100 एटमॉस्फेयर रीजन में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब अभी के लिए हमारे पास बोथ फेज 1 और फेज 2 के अंदर 2-2 करके 4 अलग अलग तरह की इंटरसेप्टर मिसाइल मौजूद हैं। तो इसी वजह से अभी डीआरडीओ की तरफ से इन सभी 4 तरह के इंटरसेप्टर मिसाइल्स को एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके लिए अभी एक यूनिवर्सल लॉन्चर को डेवलप करने का फैसला किया गया, जिसमें जरूरत के हिसाब से हम कोई भी इंटरसेप्टर मिसाइल को इंटीग्रेट करके इस्तेमाल कर सकेंगे। और ऐसा करने से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिप्लॉयमेंट में हमको आगे चल के काफ़ी आसानी होने वाली है और इसकी प्रोडक्शन में भी हमको थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।